विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थर्ड लेक्चर नंबर 81। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हम पढ़ रहे थे अल्फा और बीटा में संबंध। अल्फा और बीटा में एक संबंध आ गया था जिसमें बीटा बराबर हमारा इक्वेशन आ गया था। अच्छा, इसका कैसे किया था हमने? अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई और बीटा की वैल्यू क्या होती है? आई सी अपॉन आई वी। ठीक है, वो वैल्यू उत्सर्जक के लिए होता है। तो दोनों की वैल्यू रखने के बाद हमने उसको सॉल्व किया और एक ट्रांजिस्टर की एक इक्वेशन थी, इसमें आई ई बराबर आई वी प्लस आई सी, उस समीकरण का इसमें प्रयोग कर लिया और उस प्रयोग करने के बाद जो है उसके आधार पर इक्वेशन निकल के आया था। तो बीटा बराबर क्या मिला था हमको? अल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहीं से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होगा? देखिए इधर मल्टीप्लाई करें, अल्फा के लिए ऐसे लिखें, ये आ गया, इसको उधर ले जाओ, ये बीटा की वैल्यू आ गई है और ये अल्फा की वैल्यू। अब आपसे चाहे कॉमन बेस के लिए धारा लाभ पूछ ले, चाहे कॉमन एमीटर के लिए धारा लाभ पूछ ले, एक की वैल्यू अगर दी जाएगी दूसरा पूछेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक इसमें नोट बनता है, ये कई बार पूछा है, जो अभी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 3 कन्फिग्रेशन होते हैं, 3 अभिविन्यास होते हैं। अभी ये नोट नहीं करना, ये तो कर लेना, अभी जो समझा रहा हूँ उसको नहीं करना। ठीक है, 3 कन्फिग्रेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कौन से कन्फिग्रेशन में, कौन से अभिविन्यास में सबसे अधिक धारा लाभ प्राप्त होता है? बताइए कौन से होगा, समझिए जरा। देखो, सबसे अधिक जो धारा लाभ आपको प्राप्त होता है कॉमन एमीटर में होता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। कहने का मतलब यह है कि जब ट्रांजिस्टर को आप उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा या उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में जोड़ेंगे तो सबसे अधिक आपको धारा लाभ आउटपुट पर मिलता है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कैसे मिलता है जरा देखिए। ये कॉमन किसके लिए है? बेस के लिए, और ये किसके लिए है? कॉमन एमीटर के लिए। ठीक है, तो जरा देखिए किसके लिए है। अगर अल्फा बराबर 0.99 ले लूँ मैं, अल्फा बराबर क्या ले लिया मैंने? 0.99। तो यहाँ से फिर आप बीटा का मान देखो, अल्फा लाभ किस में है? उभयनिष्ठ बेस में, उभयनिष्ठ आधार में है। तो हमने ये माना कि उभयनिष्ठ आधार में लाभ कितना मिला है? कोई भी एक सर्किट बना हुआ है वो किस में बना है? तो कॉमन बेस में बना है। कॉमन बेस का लाभ कितना मिला है आपको? अल्फा बराबर, मान लिया हमने वैल्यू वाली कम वैल्यू, एक से भी कम वैल्यू है 0.99। अब ये हम चेक करेंगे कि इस वैल्यू पर जो कॉमन बेस के लिए लाभ मिला है वो कॉमन एमीटर के लिए कितना लाभ प्राप्त करता है। देखिए तो कॉमन एमीटर में
लाप्लास बीटा बराबर 0.99 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है ना, अल्फा बराबर ये यहाँ पे रख और यहाँ पे रख दो तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 में से 0.99 जाएगा तो 0.01 बने बचेगा, यानी बीटा बराबर 0.01 ये बचा हुआ है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने है, जब कॉमन बेस में धारा लाभ कितना था 0.99 था, यानी 1 से भी कम था। उस कंडीशन में कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यानी कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में जब आपने ट्रांजिस्टर को जोड़ा तो वहाँ पर उसी का जो धारा लाभ था कितना मिला 99 मिला, यानी कितने परसेंट, यहाँ एक भी नहीं है बिल्कुल, और वहाँ क्या है 100 के पास पहुँच गया, तो कितना अधिक मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कौन सी कन्फिग्रेशन में सबसे अधिक करंट गेन प्राप्त होता है, यानी धारा लाभ प्राप्त होता है, और वो जो है सबसे ज़्यादा किसमें प्राप्त होता है आपको, ओपेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास। ठीक, इसको नोट कर लो फिर लिखा दे। ठीक है, देखिए अब लिखते हैं, अतः स्पष्ट है कि ट्रांजिस्टर को परिपथ में उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा भी लिख सकते हो या विन्यास कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विधा में जोड़ने पर सर्वाधिक धारा लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट अल्फा और बीटा का रिलेशन। अब है अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन निकालेंगे। इसको अब नोट करो, बता देता हूँ। अल्फा बीटा गामा में संबंध,
इसको लिए अब सब इनमें सबसे पहले अल्फा बीटा और गामा के लिए फॉर्मूले को लिखेंगे। CB के लिए हो गया अल्फा, CE के लिए हो गया बीटा और CC के लिए क्या हो जाएगा गामा। CE के लिए धारा का कॉमन एमीटर के लिए यह है। अब ट्रांजिस्टर के लिए हम जानते हैं, ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है? ट्रांजिस्टर के लिए IB प्लस IC, यहाँ से IB का मान निकालो। IB बराबर IE माइनस IC, ठीक है। अब ये IB का मान समीकरण 2 में रखने पर दो नहीं, दो क्यों होगा? दो है ना, तीन है, समीकरण 3। समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा? गामा बराबर IB अपॉन IE माइनस IC। नोट करो इसको। इसको करते हैं सॉल्व। समीकरण 1 से IC अपॉन IE किसकी वैल्यू है? अल्फा की।
देखिए ये किस में आ गया रिलेशन, गामा और अल्फा में, तीनों में निकालना है ना, अल्फा बीटा और गामा में निकालना है। तो अल्फा की जगह अब बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं तो तीनों में आ जाएगा। अल्फा बराबर ये वैल्यू रखते हैं, एलसीएम लो, ये आ गया गामा बराबर 1 प्लस बीटा। तो गामा बराबर अल्फा 1/1 माइनस अल्फा, बीटा क्या होता है 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसको नोट करो। देखिए ये रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा में, गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब फिर एक और रिलेशन देखते हैं, एक और रिलेशन है आईसीओ कौन सी धारा होती है, क्षरण धारा, लीकेज करंट। ठीक है, ठीक है, क्या है देखिए, ट्रांजिस्टर जब पढ़ाया था तो उस समय एक और हमने इक्वेशन बताया था जहाँ क्षरण धारा लीकेज करंट के बारे में जहाँ आपको बताया था, वहाँ पर भी ये समीकरण था। कौन सा समीकरण था देखिए, क्षरण धारा के लिए IC बराबर IC बहुसंख्या, याद होगा अगर आपको, जो संग्राहक धारा होती है वो दो घटकों का योग होती है, यानी दो धाराओं का योग होती है। कौन कौन सी, एक तो IC बराबर IC बहुसंख्या प्लस ICO यानी क्षरण धारा। ठीक है, इन दोनों का योगफल होती है। इसको डालो समीकरण नंबर 1, अल्फा बराबर सीपी में धारा ला, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और लिखो जरा है, इसके बाद इसको लिखिए। चूँकि जो क्षरण धारा होती है, लीकेज करंट, आपको पता है कि एमीटर से जो बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं वो आधार को पार करके, कुछ सब नहीं जाते, क्योंकि सब क्या होते हैं कि आधार पे जो उनके अपोजिट में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। कुछ जो है जिनकी टक्कर आधार में नहीं हो पाती वो पार करके कहाँ चले जाते हैं, संग्राहक में। तो उन्हीं के कारण कौन सी धारा बहती है, ये क्षरण धारा बहती है। ठीक है,
तो इसका जो मान होता है वो कैसा होता है, अल्प मान होता है। इसलिए यहाँ पर हम इस रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट मानेंगे। देखिए जो आइसोथर्मल धारा का मान अल्प होता है, अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। अतः इसे नगण्य माना जा सकता है। क्या हो जाएगा, समीकरण एक से IC बराबर IC बहुसंख्यक। ठीक है, अब हम अल्फा वाला इक्वेशन यूज करेंगे। IC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IC बहुसंख्यक। तो यहाँ से IC बहुसंख्यक का मान निकालो, क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू IE। अल्फा इंटू आई। अब इस IC बहुसंख्यक का मान वापस कहाँ रखेंगे, समीकरण एक। नोट कर लो इसको। यह मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर रख दिया, ये आ गया आपके पास। अब समीकरण में ये मान रख लो, ये वैल्यू उस समीकरण में रखिए, तब IC इसको इधर लेके आइए। ये आए, आई से कॉमन ले लेंगे इधर से, ये आ गया। ठीक है, 1 माइनस अल्फा को दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ गया। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा किसकी वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू होती है, इसकी जगह बीटा रख देंगे।
ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, नोट करो इसको। रखो तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा देखो। कई बार पूछता है ये रिलेशन, सिद्ध कीजिए आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी को, ठीक है, तो नोट कर लो आप, हो गई। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या है वो देखिएगा। एच प्राचल तुल्य परिपथ। ये है अगली, इसमें देखो क्या है, 3 अभिविन्यास हैं आपके कॉमन, सी बी सी और सी सी। तो इनके लिए एच प्राचल तुल्य परिपथ खींचा जाता है। तो अब एक चीज़ में क्या है, सिंपल है टॉपिक, और ये आप बहुत आसानी से करेंगे। कैसे, देखिए जरा, कि इसमें ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक चतुर्थ टर्मिनल जालक की तरह ही होता है। जो 4 टर्मिनल नेटवर्क पहले उन्होंने पढ़ा है उसी के प्रकार होता है, ठीक है। तो अब आप इसको में क्या करना है कि उसका जो एच प्राचल तुल्य परिपथ वहाँ हमने कराया है, एच प्राचल तुल्य परिपथ, और इसका जो एच प्राचल तुल्य परिपथ होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर का और चतुर्थ टर्मिनल जालक का जो एच प्राचल तुल्य परिपथ होता है वो समान होता है। ये बात सुन लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक चतुर्थ टर्मिनल जालक की तरह ही व्यवहार करता है, और ट्रांजिस्टर तथा चतुर्थ टर्मिनल जालक के एच प्राचल तुल्य परिपथ समान होंगे। इतना आप लिखोगे इसमें शुरुआत में। उसके बाद पूरा जो वहाँ जो डायग्राम बनवाया था 4 टर्मिनल नेटवर्क में, जो B1 B2 I1 I2 वाला केवल, उसके बाद जो एच प्राचल समीकरण हमने ज्ञात करवाए थे ना, HR HI HR HF और HO, याद अगर आपको होगा, तो जिसमें B1 और I2 को हमने परतंत्र चर माना था और I1 B2 को क्या माना था, स्वतंत्र चर माना था। तो वो पूरा डेरिवेशन जो है केवल एच प्राचल के, एक्स वो जेड और वाई प्राचल का नहीं, केवल कौन से एच प्राचल का पूरा डेरिवेशन जो है छोटा सा होगा 1 पेज का, उसको आप इसमें लिखोगे। जो मैं बोला 2-3 थ्योरी के लाइन लिखने के बाद उसको पूरा ड्राइव करोगे। उसके बाद एच प्राचल कैसे होगा उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इतना काम आपको जो है इसमें करना है, और लिखना क्या है ये बता देता हूँ दोबारा से, कि ट्रांजिस्टर चतुर्थ टर्मिनल जालक की तरह ही व्यवहार करता है। अतः ट्रांजिस्टर तथा चतुर्थ टर्मिनल जालक के एच परिपथ, एच प्राचल तुल्य परिपथ कैसे होंगे, समान होते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप चतुर्थ टर्मिनल जालक का डायग्राम बनाओगे। इस प्रकार से डायग्राम बनता है।
बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद एच प्राचल ज्ञात करोगे और एच प्राचल ज्ञात करने के बाद उसमें हमने ड्रॉ करवाया एच प्राचल तुल्य परिपथ ट्रांजिस्टर, वो उसका चतुर्थ में जला का उसको आप बनाओ। उसके बाद ट्रांजिस्टर के कैसे बनेंगे तीनों अभिविन्यास में, वो हम आपको बताएंगे।